उनको जानना जरूरी है। अगर आप इस खोखली और कमजोर इमारत के ऊपर एक और घर बना करके, हो सकता है कि आपके जीवन में आपके परिवार की पूरी पीढ़ी कट के चली जाए, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। मेहनत का काम है, तकलीफ का काम है, लेकिन अगर सही माने में राष्ट्र से प्यार करते हो, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, इस संस्कृति परंपराओं को बचाना चाहते हो, जो संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के कारण जानी जाती है, और पूरी दुनिया आपको उसी संस्कृति, उन्हीं सभ्यताओं और उन्हीं संस्कारों के कारण आपका लोहा मानती है। आपको 1947 के बाद के भारत से कोई नहीं जानता। उस मक्कार, उस मुनाफिक शिक्षा मंत्री का नाम, जिसे आप सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। यह सोचा कभी आपने? एक विदेशी जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, और आजाद भी हुआ तो वो शिक्षा मंत्री बना, जो शिक्षा पूरे आपके देश के, आपके समाज के चरित्र को बनाती है, जो आपके बच्चे के अंदर जहन में आपके राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना जगाती है। वो आदमी कौन था? जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इस बहरूपिये को देखिए, इस बहरूपिये को भी बचाने के लिए कैसे काम किए गए। इसका नाम बताया गया कि यह आदमी मौलाना अबुल कलाम आजाद है, और हमारे सारे साथी, हमारे दोस्त, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि ये 21वीं सदी है। आज आपको तर्कों से, लॉजिक से, रेफरेंस से अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो राष्ट्रवादी ताकतों ने इतिहास की चीजें लिखी हैं, उनका भी थोड़ी देर के लिए रेफरेंस मत दीजिए, क्योंकि आप पे यह आरोप लगेगा कि जो इस्टेब्लिश महान इतिहासकार जो पैदा थे, उन्हीं में से कुछ निकालना है और उनको इतना कॉर्नर करना है कि न सिर्फ उनकी बोलती बंद आ जाए, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों को यह एहसास हो जाए कि भारत का 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी का सनातनी जाग गया है। अब वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यूनिवर्सिटी में आपको घेरेगा, और इस बात से नहीं डरेगा कि अध्यापक जी अगर नाराज हो गए तो फेल कर देंगे, क्योंकि डिग्री मिलने से नौकरी मिल सकती है, डिग्री मिलने से राष्ट्र नहीं बचेगा। और ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है, इन डिग्रियों से राष्ट्र नहीं बचता। इसलिए उस मक्कार आदमी ने 4 नाम रखे, और ये मैं नहीं कह रहा, उस मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जिसका 1958 में देहांत हो गया था, खुद एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। और इस किताब के लिखने के बाद उस झूठे, मक्कार और बेईमान आदमी का चरित्र समझिए, क्योंकि हमारे यहां स्थापित जो लोग हैं ना, उनके बारे में अगर आप बोलते हैं तो सडनली लोगों को लगता है कि भाई ये तो बात नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा, क्योंकि हमने उनको इतना बड़ा बना दिया है कि उन पे सवाल मत उठाओ, वो तो सवालों से परे हैं। उन पे सवाल उठाना तो मतलब आपने षष्ठी पे सवाल उठा दिया, अल्लाह मियां पे सवाल उठा दिया। भारत का समाज शास्त्रार्थ में यकीन रखता है। हमारे यहां किसी भी विषय के ऊपर शास्त्रार्थ होता है, तर्क पे बात होती है। आपकी बात में तर्क है, लॉजिक है, रेफरेंस है, तो आपकी जाति क्या है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप राजा के पुत्र हैं या आप किसी कमजोर के पुत्र हैं, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। शास्त्रार्थ में सबको भाग लेने का मौका मिलेगा, और जो अपनी तर्कों से बात को बता देगा, बात उसकी मानी जाएगी। ये इंडिया विंस फ्रीडम किताब के लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रीफेस लिखा हुआ है।
कमाल देखिए, कुछ भी मुझे खुद अपनी तरफ से नहीं कहना है। यह नहीं है कि मुझे कुछ ऐसी बात बतानी है जिससे आपको यह लगे कि यह बात मैं कह रहा हूं लेकिन यह कोई और नहीं कह रहा। इसलिए मैंने कहा कि इस किताब का प्रीफेस लिखा है हुमायूं कबीर साहब ने। हुमायूं कबीर बड़े नाम हैं लेकिन बड़े खतरनाक लोग थे। ये आदमी भी बाद में भारत का शिक्षा मंत्री बना। हुमायूं कबीर कहते हैं कि मौलाना आजाद जब पैदा हुए तो उनके पैदाइश के समय उनका नाम रखा गया फिरोज बख्त। जवान हुए तो उनका नाम हो गया मुइनुद्दीन। जब राजनीति में आने के लिए जरूरत पड़ी तो उनका नाम हो गया मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद। और जब राजनीति में एक विशेष किस्म की राजनीति करनी थी तो उनके नाम के आगे लग गया मौलाना। लेकिन इन सब ने जो असली नाम था वो नहीं बताया। मैं इतना सख्त क्यों हूं, इतनी कड़वाहट क्यों है? इसलिए हम अंग्रेजों से जीत गए, उनको भगा दिया, लेकिन सत्ताधारियों ने और हमारी निंद्रा ने, हमारी अनभिज्ञता ने हमें ऐसे हाथों में सौंप दिया कि ये अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक निकले। उन्होंने मंदिर तोड़े, 30,000 मंदिर तोड़े मुसलमान मुगलों ने, लेकिन इन्होंने तो आजाद भारत की आने वाली नस्लों को ही बर्बाद कर दिया। इस शख्स का नाम था सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी। यह इसका असली नाम था। लेकिन यह भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना क्योंकि उस वक्त के सत्ताधारियों को ऐसे ही मक्कार मुसलमानों की जरूरत थी और इन्होंने जिना का विरोध किया है, लिहाजा ये तो महान सेकुलर है। लेकिन इनके सेकुलरिज्म का पाखंड इन्होंने अपनी ही किताब में लिखा। ये जो एडिशन है, ये वो एडिशन है जो भारत में 30 साल के बाद छपा। इनकी मृत्यु 1958 में हो गई थी। इन्होंने ये किताब लिखी और किताब लिखने के बाद ये कहा कि मैं इसमें कुछ बातें लिखना चाहता हूं, लेकिन वो अभी लिखना मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं था। इस मक्कार ने वो 30 पन्ने इसलिए इसमें नहीं लिखे। अगर ये लिखते अपने सामने तो कांग्रेस पार्टी के लोग इसके पीछे पड़ जाते, ये एक्सपोज हो जाता। ये जो मॉडरेट के नाम पे जिन्हा का विरोध करके, यही वो शख्स था जिसने 1937 में कहा कि मुसलमानों को पंडित जी इस वंदे मातरम से बड़ी तकलीफ है और इसमें जो है उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। और किसके कहने पे किया? जिन्हा के। 1937 जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मात्र 3 साल बाद पास हुआ और 1930 में 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक और बड़ा मक्कार जो कश्मीर का था, जिसका दिया हुआ हम ये गाना गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के सेशन में कहा कि जो वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत के मुस्लिम बहुल राज हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। 1937 में जिन्हा को वंदे मातरम से प्रॉब्लम हुई और उससे ज्यादा इसे हुई, लेकिन इसको यहां हिंदुस्तान में रहकर के अपना एजेंडा पूरा करना था। तो ये बातों को इस तरह रखता था जैसे मुसलमानों में इसको लेकर के बड़ा इनकलाब आने वाला है, बड़ा तूफान आ जाएगा। इसी ने 1937 में ये बात रखी। तो उस वक्त के नेताओं ने कहा ठीक है भाई, सिर्फ वंदे मातरम के 2 स्टेंजा ऊपर के पढ़े जाएंगे। इसको अपना एजेंडा लागू करना था। लिहाजा अपनी ही किताब में इसने मरने से पहले कहा कि मैं कुछ बातें लिख के जाना चाह रहा हूं मेरी मौत के बाद। इन किताबों को जो मैंने 1958 से पहले लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम, इस किताब में ये 30 पन्ने मेरे मरने के 30-35 साल बाद छापना।
1988-90 में सुप्रीम कोर्ट में केस चला। ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि उनके 30 पन्नों के साथ ये नई किताब का एडिशन आए और 30 पन्ने उसमें लगे हुए थे। और उस 30 पन्ने के बाद जब ये किताब आई तो कांग्रेसियों को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने मार्केट से पूरी किताब ही गायब कर दी। आज ये किताब मिलना थोड़ा दूभर है, लेकिन मेरे पास ये 30 पन्ने ये मक्कार अपने जिंदा रहते हुए नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर ये बोल देता तो इसके मंसूबे पता चल जाते, तो उन लोगों का क्या होता जो इस एजेंडे पे काम करने के लिए जिन्हें छोड़ के गया। और क्या हुआ? इस 30 पन्नों का निचोड़ है जिन्ना वाज राइट, नेहरू वाज रॉन्ग। ये बात अपने जीते जी ये नहीं कह सकते थे। आपने ऐसे ऐसे सांपों को पाला है और भारत की व्यवस्था पे उन्हें बिठा दिया है। लिहाजा एक नहीं है, बहुत सारे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद बने, हुमायूं कबीर बने, एनसी छागला बने, और आखिर में सबसे ज्यादा जिसने इतिहास को डैमेज किया है, इस राष्ट्र की आस्थाओं को डैमेज किया है, इस राष्ट्र के इतिहास को डैमेज किया है, सनातन संस्कृति को तोड़ा है, उस मक्कार का नाम है। और वो भी उसी इदारे से पढ़ के आया था जिस इदारे में न सिर्फ मैं पैदा हुआ बल्कि वहां से मैं भी पढ़ के आया। उसका नाम था प्रोफेसर नूरुल हसन, जो शिक्षा मंत्री बना। ये रोमिला थापर, ये इरफान हबीब जैसे मक्कार, ये सब उसी के जमाने के अपॉइंट किए हुए लोग हैं और इन्होंने इतिहास लिखा। और इसी इतिहास में लिखा जाता है शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। ये चले गए, मैंने इसलिए कहा कि जिन्होंने जमीन का नुकसान किया, कि जमीन ले ली, इन्होंने भारत राष्ट्र की परिकल्पना, उसकी आस्थाओं, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं का न सिर्फ नुकसान किया, उनको मटिया मेट किया। और भारत की सनातन की जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी, उन्हें गलत इतिहास पढ़ना दिया गया।